नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी निःशुल्क सहायता के लिए। आज हम जिस विषय के साथ आपके सामने हैं वो है निर्भया कांड से जुड़ा हुआ। निर्भया कांड के बाद आपराधिक कानून में आखिर क्या बदलाव हुआ है, और उसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। विषय आज का हम फिर एक बार आपको बताते हैं। निर्भया कांड के बाद आपराधिक कानून में आखिर कितने बदलाव हुए हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब वाजिब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से अर्चना पाठक जी हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट। साथ ही लखनऊ से शंकर सिंह जी हैं, अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। अर्चना जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगा। निर्भया कांड के बाद आपराधिक कानून में कितना बदलाव महसूस किया गया, कुछ परिवर्तन आपको नजर आता है? देखिए, निर्भया कांड 2012 में हुआ और एक तरह से उसके बाद इतना ज़्यादा आक्रोश था जनता में इन कानूनों को लेकर, क्योंकि कई चीज़ें थी जो निर्भया कांड के वक्त सामने आई। जैसे कि डेफिनेशन ऑफ रेप थी, लेकिन गैंग रेप क्या है वो डिफाइन नहीं था हमारे आईपीसी में। तो एक ये था। दूसरा ये है, निर्भया कांड तो नहीं लेकिन एसिड अटैक विक्टिम्स जो हैं उसमें एसिड अटैक क्या है और किस तरह से उसको उसकी सजा होनी चाहिए ये भी नहीं था आईपीसी में हमारे डिफाइंड। तो ये दो मेन बदलाव हैं जो 2013 की जो अमेंडमेंट हुए हैं हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो पनिशमेंट है रेप का जो कि 376 में है, उसमें ABCD करके भी क्लॉजेस आए हैं जो कि स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, सेक्सुअल एडवांसेस, उन सभी को भी डिफाइन करता है और उनकी अलग अलग सजा भी निर्धारित करता है। तो जो कमी बहुत सालों से हमारे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में थी, आईपीसी के अंदर थी, सीआरपीसी में थी, वो सभी ऐसा लगा कि 2012 में जो कांड हुआ वो उसने एकदम से इस चीज को हवा दे दी, तेज कर दिया कि हमारे इस जस्टिस सिस्टम में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बदलाव की बहुत जरूरत है। और इसीलिए आपने देखा कि फरवरी 2013 में तुरंत ये अमेंडमेंट लाया गया। और उसके बाद अब जो हम देख रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह के जुर्म हैं जो कि होते आ रहे थे, लेकिन क्योंकि वो कहीं आईपीसी में डिफाइन नहीं थे, लेकिन इसी कारण से कहीं ना कहीं सजा उस तरह से नहीं मिल पा रही थी। आप देखेंगे कि जो सीआरपीसी के अमेंडमेंट है वो इस तरह से हैं कि अगर गैंग रेप कमिट हुआ है, उसके बाद जो विटनेसेस होते हैं या प्रोसिक्यूट्रिक्स है, उसके बयान किस तरह से लिए जाएं। विमेन ऑफिसर हो, पुलिस ऑफिसर हो या विमेन ऑफिसर भी हो सकती है, तो और वीडियोग्राफी की जाए, लिखे भी जाए, वीडियोग्राफी भी की जाए। उसके बाद उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट तुरंत विक्टिम को अवेलेबल कराई जाए, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि उसने जो कहा है, बोला है, वही रिकॉर्ड भी किया गया है। एविडेंस के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ पॉसिबल ना हो। ये सीआरपीसी के अंदर हुआ।
आईपीसी के अंदर सेक्शन 100 में इन्होंने एसिड अटैक को इंक्लूड किया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अगर आपके ऊपर किसी तरह का आपको लग रहा है कि मुझे खतरा है कि मेरी जान जा सकती है, हमला इस तरह का हो रहा है, तो उसमें 6th क्लॉज के बाद एक 7th क्लॉज जोड़ा गया। उसमें कहा अगर आपको कहीं ये खतरा है कि आपकी जान जा सकती है किसी के एसिड फेंकने से, तब भी वो आपके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आएगा और आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, आप उसकी जान तक ले सकते हैं अगर आपको लगे कि वो भी आपकी जान लेने पर आमादा है। तो वो एसिड अटैक सेक्शन 100 के अंदर था। चलिए, बिल्कुल दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पटना से पहले कॉलर शिव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिव कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। शिव कुमार जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है। हम अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम आप पूरी तरह से बंद रखें, ताकि आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से हम तक पहुंच सके और आप अपना सवाल ठीक ढंग से हम तक पहुंचा सकें और उसका जवाब भी हम आप तक पहुंचा सकें। शंकर सिंह जी, जो बातें अभी अर्चना पाठक जी की तरफ से बताई गई कि काफ़ी परिवर्तन हुआ है, खासतौर पर निर्भया गैंगरेप कांड के बाद से, आप क्या बदलाव महसूस करते हैं? आपको क्या लगता है कि कितना सुधार हुआ पहले की अपेक्षा? जी, जैसा कि अर्चना जी ने अभी बताया कि काफी अमेंडमेंट्स आए हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, जैसा कि अर्चना जी ने बताया कि काफी अमेंडमेंट्स आए हैं, उसी तरीके से एक अमेंडमेंट की तरफ मैं गौर फरमाना चाहूंगा कि सीआरपीसी के सेक्शन 357C के तहत किसी भी ऐसे विक्टिम के साथ जो कि 326A, 376, 376A, 376B, 376C, 376D एवं 376E यानी कि रेप एवं गैंगरेप से संबंधित अपराधों के तहत जो भी विक्टिम है, उसको फर्स्ट एड का प्रोविजन दिया गया है कि निशुल्क फर्स्ट एड दिया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हॉस्पिटल हो। एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज एक आ गई है जी। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो ट्रायल है 376 के तहत, यानी कि रेप से संबंधित जितने अपराध हैं, इसका जो ट्रायल है वो इस अमेंडमेंट के तहत 2 महीने के अंदर, चार्जशीट फाइल होने के 2 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने कहा है, मतलब इस नए एक्ट के तहत कहा गया है कि वो ट्रायल कंक्लूड किया जाएगा। चले, बिल्कुल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर जी, हम लगातार इस चर्चा को जारी रखेंगे। संजीव सिंह जी अगले दर्शक मध्य प्रदेश के भिंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सर, मैं 2008 में मैंने एक केस एंट्री किया था हाई कोर्ट में जी। मेरा सर्विस मैटर का केस है, मैं सर्विस में था, तो मतलब अभी क्या है वो डिस्पोजल, मतलब ऑनलाइन चेक करता हूँ डिस्पोजल बता रहा है, वकील मेरा बोलता है कि वो गलत है, गलत एंट्री है, ऐसा हो सकता है क्या? अर्चना जी, देखिए, ऐसा अक्सर होता नहीं है, क्योंकि अगर ऑनलाइन जो पोर्टल है हाई कोर्ट का, अगर वो दिखा रहा है कि वो केस डिस्पोज्ड ऑफ है, तो मुझे जैसा लगता है, क्योंकि हम लोग भी कई बार ये चीज़ें देखते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है कि सपोज केस डिसमिस इन डिफॉल्ट हो गया, वकील साहब पहुंच नहीं पाए कोर्ट में, उसके बाद उन्होंने रिस्टोरेशन एप्लीकेशन फाइल कर दी है, तो उनकी तरफ से तो वो समझते हैं कि केस पेंडिंग है, क्योंकि उन्हें लगता है रिस्टोरेशन पे फैसला आएगा और केस दोबारा रिवाइव हो जाएगा। लेकिन जब तक रिस्टोरेशन पे फैसला नहीं आएगा, तब तक हाईकोर्ट के हिसाब से वो मैटर जो है वो डिस्पोज्ड ऑफ है। तो आपको तुरंत अपने आप जाना चाहिए या फिर फोन करना चाहिए। आजकल हाईकोर्ट की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो बहुत क्विक हैं इन सब चीज़ों के आपको जवाब देने के लिए। तो आप, मुझे लगता है आपको तुरंत संपर्क करना चाहिए और खुद जाके भी आप पता कर सकते हैं। आजकल ये सब बहुत मुश्किल नहीं है, स्पेशली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं संजीव जी, जो उपाय अर्चना जी ने आपको बताया, अगर वो आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको राहत ज़रूर मिलेगी। हम अपने दर्शकों से बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं और जो टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपना सीधा सवाल हमसे कर सकते हैं। हम निर्भया कांड के लिए लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कितना परिवर्तन अर्चना जी हुआ है। एक बात तो है कि निर्भया कांड के बाद जो आंदोलन हुआ, आंदोलन से
कानून भी बदल गया, सरकार भी बदल गई, तमाम परिवर्तन देखने को मिले, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद व्यवस्था में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि कई जगहों पर महिलाओं और पीड़ितों को इस कानून के सख्त होने के बाद थोड़ा फायदा ज़रूर हुआ। अर्चना जी। जी, देखिए, ऐसा है, कोई भी बदलाव जब आता है तो कुछ समय लगता है स्थिति को सुधरने में। और ये हम बड़े शहरों की बात कर सकते हैं क्योंकि यहीं पे ज्यादा ऐसे ज्यादा घटनाएं होती हैं, या आप यूं कह लीजिए रिपोर्ट ज्यादा होती हैं। लेकिन ये जो बदलाव है ये इतना एकदम से नहीं आएगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली आएगा। निर्भया कांड में आपने देखा किस तरह से एक आम नागरिक जो कि कहीं किसी तरह से जुड़ा हुआ नहीं था विक्टिम से, वो भी सड़कों पर था। उसका ये आक्रोश था कि ये इस तरह का अगर जघन्य अपराध होता है तो वो कल को हमारे किसी रिलेटिव के साथ, हमारे साथ, किसी के साथ भी अगर हो सकता है तो हम उसको किस तरह से बचाएं या हम उसको कैसे तरह से टैकल करें। तो 2013 के अमेंडमेंट आप देखिए, विद इन 1 ईयर जो ये अमेंडमेंट आए, हालांकि वो पहले से चल रही थी, ऐसा नहीं है कि तुरंत 2012 के बाद ये अमेंडमेंट आ गया। इसका प्रोसेस बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन तुरंत इसके बाद उसे नोटिफाई किया गया, उसको अमल में लाया गया, और अब जो कानून है वो बहुत सख्त है। आपने देखा कल जो निर्भया का जो जजमेंट आया है, मैं तो कहूंगी इट इज अ वेरी वेरी बिग जजमेंट, अ वेरी पॉजिटिव जजमेंट। बहुत लोग इसके अगेंस्ट हैं जो कह रहे हैं कि ये डेथ पेनल्टी इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, बट मुझे लगता है ऐसे एक्सट्रीम बार्बरिक केसेस में जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आते हैं, बच्चन सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि डेथ पेनल्टी के क्या मायने होने चाहिए, क्या कैटेगरीज हैं जिनमें डेथ पेनल्टी आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत पॉजिटिव जजमेंट है और ये जरूरी था। जी बिल्कुल। और जिस तरह से सर्वोच्च अदालत ने भी इस बात को माना कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और इसमें फांसी की सजा अगर दी गई है तो इसमें कोई गलत नहीं है। शंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शंकर जी। जी अक्षय जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जैसा कि अर्चना जी ने अभी बताया कि एक सराहनीय जजमेंट ये पास हुआ है। मैं एक फैक्ट और लाना चाहता हूं आपके और दर्शकों के सामने जी कि ये जजमेंट 3 जजेस द्वारा पारित किया गया है, जिसमें से माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती आर भानुमति जे द्वारा एक जजमेंट का एक अलग पोर्शन एक दिया गया है। उस पोर्शन में माननीय न्यायमूर्ति जी ने ये कहा है कि आज हमारे समाज को बदलने की आवश्यकता है। आज हमारे समाज को अपने आने वाली पीढ़ियों को ये बताने की और ये समझाने की जरूरत है कि जेंडर इक्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। हमको अपने आने वाली पीढ़ियों को ये बताना पड़ेगा कि एक पुरुष में और एक महिला में कोई फर्क नहीं है। जो मौलिक अधिकार हमको हमारे संविधान ने पुरुष को दिए हैं, वही से मौलिक अधिकार महिलाओं को भी दिए हैं। और ये तभी हो पाएगा जब हम निचले स्तर से अपने स्कूलों में, अपने घरों में, अपने बच्चों को हम ये सीख दें कि एक मर्द में और एक औरत में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल, यानी कि जागरूकता आप कहना चाहते हैं कि जैसा कोर्ट ने भी इंगित किया कि बहुत जरूरी है कि लोगों का जागरूक होना जरूरी है और इसमें सरकारों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जागरूकता फैलाने में उन्हें और थोड़ी गंभीरता बरतनी चाहिए। एक दर्शक आगरा से देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सर मेरा सवाल ये है। जी हेलो जी देवेंद्र जी, सवाल कीजिए। हाँ सर, मेरा ऐसी उलझन में फंस गया हूँ। सर आप सीधा सवाल कीजिए और अपने टेलीविजन का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए। मैं एक ऐसी उलझन में फंस गया हूँ कि मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है मेरे लड़के ने, और पुलिस ने मुझे गलत फंसा लिया है। तो पुलिस, चलिए ठीक है, आपका सवाल हम समझ गए। अर्चना जी क्या इन्हें रास्ता बताना चाहेंगी? इनका यही सवाल है कि इनके बेटे को और इन्हें फंसा दिया गया झूठे मामले में, तो इनके पास कुछ उपाय बचता है, कैसे खुद को निर्दोष साबित कर सकते हैं? जैसा मुझे समझ में आ पा रहा है, मुझे लग रहा है ये कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, क्योंकि इनके बेटे और इनको साथ में ये कह रहे हैं फंसाया गया है। अब इनका कहना है फंसाया गया है, लेकिन सच क्या है, क्या निर्णय आ गया है अदालत का
कि ये दोषी नहीं है। तो जब तक ये खुद को दोषी मानते हैं लेकिन न्यायालय ने इन्हें दोष मुक्त नहीं किया है, तब तक इन्हें अक्यूज्ड ही माना जाएगा। न्यायालय का निर्णय आने दीजिए। अगर आप उसके बाद अगर आपको दोष मुक्त किया जाता है और उसमें ऑब्जर्वेशंस हैं कोर्ट के कि जो कंप्लेनेंट है उसने गलत आरोप साबित किए हैं, तो हमारे यहाँ डिफेमेशन का भी प्रावधान है। ये उस जो कंप्लेनेंट है उसके ऊपर भी ये केस दायर कर सकते हैं कि इन्होंने हमारे पर झूठा मुकदमा चलाया है। लेकिन अगर ये बिना अभी तक फैसला आए अगर ऐसा कह रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी इन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस पर ये आरोप भी लगते हैं कि किसी दबाव के चलते या फिर पैसों की वजह से किसी को फंसाने के कुछ ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। बिल्कुल उन परिस्थितियों में कैसे एक जी। निर्दोष इंसान जिसे फंसाया गया वो कैसे खुद को पाक साफ साबित कर सकता है? देखिए, मैं वही आपको कहूंगी कि अगर फाइनल जजमेंट में ये बात आ जाती है, देखिए फाइनल जजमेंट दो तरह का होता है। एक तो ये है कि आपको दोषमुक्त आपको दोषमुक्त करार कर दिया गया कि आप दोषी नहीं हैं, लेकिन क्या पुलिस ने मानते जानते पूछते आपको एरे ऑफ अक्यूज बनाया है, आपको जान पूछकर उसमें हुआ है? देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो जरूरी नहीं है वो जिसको अक्यूज की श्रेणी में डालें वो सभी अक्यूज फाइनली उन पे कन्विक्शन भी हो, लेकिन केवल शक के आधार पर भी अक्यूज बनाए जाते हैं। तो अगर फाइनल ऑर्डर के अंदर ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन है कि किसी ने कोई अपनी प्राइवेट वो निकालने के लिए इनको अक्यूज बनाया है, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिसर ने बनाया है, पुलिस ऑफिसर ने बनाया है, तो उनके खिलाफ भी आप जा सकते हैं, सजा का प्रावधान है। लेकिन अगेन द पॉइंट इज यू कैन ओनली टेक दैट वंस यू पास दैट फाइनल स्टेज, जब फाइनली आपको कहा जाए कि यू आर अक्विटेड। चलिए, बिल्कुल जो रास्ता बताया अर्चना जी ने, देवेंद्र जी, अगर वही एक चारा आपके पास बचता है और उसके बाद आपको उम्मीद करनी चाहिए कि माननीय न्यायालय से आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। हरी जी एक और कॉलर इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरी जी, सवाल कीजिए। हाँ सर जी, नमस्कार। मेरा ये सवाल है जी। हेलो जी, मेरा ये सवाल है जी हरी जी कि जो 4 लोगों को फांसी हुई है जी, और 5वां जो जुवेनाइल था उसको क्यों छोड़ दिया गया? उसके साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए था। शंकर जी क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें इनकी जो समस्या है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि इनमें एक अक्यूज्ड को फांसी की सजा सुनाई गई है और इनका ये कहना है कि उसमें एक जुवेनाइल भी शामिल है। उसको अलग क्यों कर दिया गया है, उसको फांसी की सजा क्यों नहीं सुनाई गई है? तो सबसे पहले तो मैं अपने दर्शक को यह समझाना चाहूंगा कि हमारे देश में जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है वो सन 2015 में हुआ है जी। वो सन 2015 में एक नया एक्ट पारित हुआ जिसके तहत ये कहा गया कि जो हीनियस ऑफेंस हैं उस हीनियस ऑफेंस में 18 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं जी, उनको एक अलग कैटेगरी में डाला जाएगा जिनको कहा जाएगा चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। ये जो अलग कैटेगरी बनी है ये 16 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए बनाई गई है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दिया गया है इस एक्ट के तहत कि एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया जाएगा जिसकी अध्यक्षता जो होगी वो शहर के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जैसा भी केस है, उसके साथ साथ 2 और अन्य सोशल वर्कर्स, उनके साथ इन 3 लोगों का एक बोर्ड गठित किया जाएगा और ये बोर्ड ये तय करेगा कि क्या इस जो बच्चा है जिसकी उम्र क्या 16 साल से 18 साल के बीच में है, क्या इसको एक चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ के तहत डील किया जा सकता है, क्या उसका ट्रायल उसके तहत चलाया जा सकता है कि नहीं चलाया जा सकता है। तो ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना हुआ है इसमें कई ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जिसमें अगर पेटी ऑफेंसेस हैं तो उन केसेस में बच्चों को अलग तरीके से ट्राई किया जाएगा, उनका रिहैबिलिटेशन अलग तरीके से किया जाएगा। लेकिन जो हीनियस ऑफेंसेस हैं वो ऑफेंस करने की जो डेट है उस डेट पे जो उस बच्चे की उम्र है वो 16 साल से 18 साल की उम्र होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल, अगर बोर्ड ये पाता है कि ये बिल्कुल अब इस मामले ने भी काफी तूल पकड़ा था। अर्चना जी, इस पर फाइनल रिएक्शन भी आपका जरूर चाहूंगा बड़े संक्षेप में कि ये चीज कहीं ना कहीं लोगों के जहन में थी कि इतना हीनियस क्राइम करने के बावजूद सिर्फ इस विनय पर बच जाता है क्योंकि वो बालिग नहीं हुआ है, जबकि बालिग होने में कुछ महीनों का शायद वक्त बचा था।
तो इसमें क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ और संशोधन किए जाने की जरूरत? देखिए, बहुत डिबेट्स हुई थी इस टाइम में कि 16 से 18 उनको कुछ ही महीने बाकी थे बालिग होने में, लेकिन आप इसको दूसरी तरह से देखिए। कहीं कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं कि वो बच्चे ने किए हैं और वो 18 साल से कम है, तो क्या उसको हम दोबारा समाज में विस्थापित कर सकते हैं? तो हमारा जो सिस्टम है, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो पनिशमेंट थ्योरीज हमारी जो 5 हैं, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है वापस उस अक्यूज्ड को, कन्विक्ट को वापस से समाज में लाकर विस्थापित करना। तो 18 साल से कम उम्र ऐसे ये वयस्क नहीं है, ये माना जाता है कि वो अभी तक परिपक्व उनका दिमाग नहीं है, और कहीं ना कहीं अगर हम उन्हें रिहैबिलिटेट कर सकें, इसीलिए उन्हें जो वयस्क अपराधी हैं उनसे अलग भी रखा जाता है, जो जुवेनाइल केयर होम्स होते हैं। तो अगर उन्हें अलग रखा जाए तो क्या हम उन्हें दोबारा समाज में विस्थापित कर सकते हैं? अगर हाँ, तो उन्हें एक मौका जरूर देना चाहिए। तो ये जो 16 से 18 साल का जो 3 साल का इन्होंने दिया था, ये इसीलिए दिया था, और वन ऑफ दीज कन्विक्ट्स वाज अ जुवेनाइल एट दैट टाइम, सो इसीलिए उसको फांसी की सजा नहीं हुई। 3 साल जो मैक्सिमम पनिशमेंट था वो काट के वो बाहर भी आ गए हैं, और उनको एनोनिमस, मतलब उनका नाम पता सब बदल दिया जाता है ताकि समाज में किसी को पता ना लगे कि ये इस कृत्य की सजा ये काट कर आए हैं और दोबारा से समाज में वापस आके नॉर्मल तरीके से लाइफ लीड कर सके। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अर्चना पाठक जी, आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शंकर सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का बेहतर जवाब उन तक पहुंचाने के लिए। तो दरअसल कानून मौजूद होता है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है, और इसी अंतर को खत्म करने के लिए हम रोज यहाँ पर मौजूद रहते हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।